गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सुपर टेट में जो भाषा हमारा होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू हो गए। तो उसमें आज हम आप लोगों को हिंदी का पहला ये मेरा क्लास है, वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है वर्णमाला का डिफिनेशन। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि जो क ख ग घ अंग इस तरीके के जो वर्ण होते हैं ना, उन लोगों को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम पहले आइए देख लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11 होती है। लेकिन अगर हम कुल स्वरों की संख्या जोड़ेंगे तो वो 13 होती है, क्योंकि जो अंग और अह होता है उसको जोड़ के हमारा 13 होता है। जो कि अंग अह जो हमारा होता है ये हमारा अयोगवाह होता है। तो अयोगवाह को जोड़ करके हमारी 13 होती हैं स्वर। व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 33 होती है, 33। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड ढ। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या होता है उसका ये देख लेते हैं। जिन वर्डों को बोलते समय किसी अन्य वर्डों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। यानी कि जिनको बोलने के लिए हमको किसी भी प्रकार के किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उसे ही हम स्वर कहते हैं। और स्वरों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है कि मुख खुलने के आधार पर, और दूसरा होता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर। तो हम पहले आइए देख लेते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पे हमारा स्वर को किस तरीके से बांटा गया है। तो स्वर को हम 3 तरीके से बांटते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पे। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है संधि या फिर दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर को देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों को बोलने पर कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और ऋ, सी। तो इनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा और न ही ये टूटेंगे। मतलब कि ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो हमारे बहुत ही छोटे रूप में होते हैं, जैसे कि अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और ऋषि हो गया। इनको हम तोड़ेंगे तो इसका कोई अलग से अर्थ कुछ निकल के आएगा ही नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसको बोलने में कम समय भी लगता है। और दीर्घ स्वर जो होता है उसको बोलने में हमको ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे कि 2 सजाती स्वर मिलाते हैं, जब 2 सजाती स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। इससे समय ज़्यादा लगता है। इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो इसमें हमको समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि ई और ई मिल करके हो जाता है बड़ा ई, उ और उ मिल के हो जाता है बड़ा उ, अ और अ मिल के हो जाता है आ। इस तरीके से संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर होता है जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में क्या था? जब सजाती यानी एक ही प्रकार के जब वर्ड मिलते हैं, जैसे कि ई और ई हो गया, दोनों तो एक ही जाति के हैं, तो उन लोगों को मिला करके हमारा बड़ा ई बन गया। और उ दोनों एक ही सजाती ही हैं दोनों, तो उन लोगों को मिला करके बड़ा ऊ बन गया। इस तरीके से ये केवल 3 ही संख्याएं होती हैं। और फिर संयुक्त स्वर में हमारा क्या होता है कि विजातीय स्वर मिलते हैं, जैसे अ हो गया और ई हो गया तो उसको मिला के ए बन गया। इसी तरीके से अ और उ को मिला के ओ बन गया, और अ और ओ को मिला के अ बन गया। इस तरीके से होता है, तो उसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब एक हमारा प्लुत स्वर भी आता है। प्लुत स्वर का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे किसी को हमको बुलाना हो, राम, इस तरीके से श्याम, इस तरीके से किसी के नाम में हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार हो, जैसे ओम, इस तरीके से हो रहा है ना, तो उसको हम वहाँ पे प्लुत स्वर बोलते हैं। अब आ जाता है दूसरा हमारा मुख खुलने के आधार पे। पहला हम लोगों ने देखा मात्रा उच्चारण के आधार पे, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि मुख खुलने के आधार पे। मुख खुलने के आधार पे क्या होता है? ये मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। इस तरीके के होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम बोलते हैं। अब देखिए विवृत क्या होता है। विवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है, जैसे आ, बोल करके देखिए, आ बोलने में हमारा पूरा मुंह पूरी तरीके से खुल जा रहा है। अब देखिए अर्धविवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले,
जैसे अ, ए, ओ, या फिर ऑफिस वाला ऑफिस, जैसे बोलते हैं ना ऑफिस, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हमारा आधा मुंह खुलता है। जैसे कि उसमें आ बोल रहे थे तो पूरा मुंह हमारा खुल रहा था, उसी तरीके से अर्ध विवरित में हमारा आधा मुंह खुलता है। विवरित, अर्ध विवरित, अर्ध का मतलब ही होता है आधा, इस तरीके से, ठीक है, याद कर लीजिए। फिर आता है हमारा समृद्ध। समृद्ध क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। तो इसमें क्या होता है, ई, ओ, तो इसमें हमारा मुख लगभग बंद ही है, मतलब पूरी तरीके से ना तो खुल रहा है ना तो आधा खुल रहा है। इसी तरीके से अर्ध समृद्ध क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे, जैसे ए, ओ, आधा मुख बंद है ना, इस तरीके से। अब हमारा आ जाता है होठ की स्थिति के आधार पे, ये तीसरा हो गया, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये तीसरा हमारा हो गया होठ की स्थिति के आधार पे, होठ के बनावट के आधार पे। तो इसको हम बांटे हैं वृत्तामुखी और अर्धवृत्तामुखी। वृत्तामुखी में हम देखते हैं कि जिन स्वर उच्चारण में होठ वृत्त यानी कि गोला बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तामुखी। जैसे ओ, इस तरीके से हमारा मुख का जो आकार है वो गोले के जैसे बन जा रहा है, एक वृत्त के जैसे बन जा रहा है, तो इसको हम वृत्तामुखी बोलते हैं। अर्धवृत्तामुखी का मतलब आधा, अर्ध का मतलब ही होता है आधा। तो फिर देखिए इसमें क्या डिफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ अर्धवृत्त या गोल नहीं बनते हों, जैसे ए, आ, ई, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि होठ गोल नहीं बन रहा है, लेकिन जब हमारा वृत्तामुखी था उसमें हमारा ओठ पूरी तरीके से गोल बन जा रहा था, ठीक है। अब हमने जैसे वहाँ पे बताया अंग अह को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो अयोगवाह को हम देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अंग, अह। अंग को क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर अगर बिंदी लगा रहता है, शिरो रेखा के ऊपर बिंदी लगा रहता है तो उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और अह मतलब विसर्ग, जो साइड में ऐसे 2 बिंदी लगी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। इन दोनों के मेल को ही हम अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि व्यंजन। आज हमने वर्णमाला पढ़ा कि वर्णमाला में हमारे कितने स्वर होते हैं, कितने मतलब कि संयुक्त स्वर होते हैं, कितने ह्रस्व और दीर्घ, इन सभी के बारे में पढ़ा। और हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। थैंक यू क्लास।